हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत शानदार होंगे। जैसा कि आज पेपर लेके आए हैं क्या, एमडीसी जियोलॉजी, जिसमें फुल मार्क्स आप लोगों का कितना रहेगा, 75। और यह पेपर सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के लिए उपयोगी है, और सेमेस्टर 3 में भी तब पर भी उपयोगी है, 1 2 3। क्योंकि क्या होता है यूनिवर्सिटी में, अब किसी भी झारखंड की यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप लोग का जो सेमेस्टर 1 में एमडीसी रखेंगे, जो भी रखेंगे, जियोलॉजी, बॉटनी, मैथ एट्सेट्रा, जो भी रखेंगे आप, तो आप लोगों को सेमेस्टर 1 में अगर एमडीसी जियोलॉजी रख लिए तो सेमेस्टर 2 में आप लोगों को कुछ दूसरा रखना होगा। एक ही सब्जेक्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि एक ही सिलेबस दिया जाता है और इसी से तीनों सेमेस्टर कवर होता है। तो आप लोग, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है एमडीसी जियोलॉजी का। तो चलिए देखते हैं आप इसमें क्या करने वाले। और एक पेपर, और एक यह बात चल रहा है कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। मे बी 70-30 का आप लोग रखिएगा कि 70% चांस है पेपर क्या होगा, सब्जेक्टिव। और 30% शायद आप चांस मत रखिए, क्योंकि लगभग 20 से 22 पेपर ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सिटी शायद नहीं बना सकती। 20 से 22-25 पेपर लगभग समझिए, 25 पेपर ऑब्जेक्टिव ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने 50 एमसीक्यू लिया है, अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए। और आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग बोलेंगे कि एमसीक्यू कराना है तो मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा। 50 एमसीक्यू लिया है, प्लस यूनिट 1 और यूनिट 2 का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 15 नंबर के लिए। चलिए देखते हैं। यूनिट 1 क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल किंगडम, यानी पशु जगत का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ना है। यानी ब्रीफ मतलब क्या था, शॉर्ट कह सकते हैं या कह सकते हैं संक्षेप में। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, लेमार्किज्म और डार्विनिज्म दोनों पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट और फैट। प्रोटीन तो आप लोग जानते होंगे, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट हिंदी में और इंग्लिश दोनों का आया था, और फैट को हिंदी में वसा का आया था। इन सब के विषय में पढ़ना है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एंड्रोइक ग्लैंड्स के बारे में, जैसे इसका टाइप्स होता है, लोकेशन एंड सेक्रेशन। और यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 2 में है हेल्थ एंड हाइजीन, मेथड फॉर मेंटेनिंग हाइजीनिक एंड प्रोफेब्लिक्स, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार कर सकते हैं, मेलन्यूट्रिशन, एनीमिया, क्वाशिकोर, मेरसम, विटामिन्स पढ़ना, विटामिन्स का सोर्स पढ़ना, सिग्निफिकेंस यानी विटामिन का महत्व पढ़ना, एंड डिफेंसिव डिसीज। और यूनिट 3 में आप लोगों को बीमारी के बारे में पढ़ना है। किस क्या क्या पढ़ना है, यूटीआई, कोरोना तो आप लोग जानते ही होंगे, प्रभावित भी हुए होंगे कोरोना से। एड्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। कैंसर तो ये सब तो नाम तो सुनते ही होंगे। डायबिटीज़, ईवी, शुगर जिसे कहते हैं, डायबिटीज़ जो भी कहें। कार्डियोवास्कुलर डिसीज ये सब नहीं सुनेंगे। आस्थमा ये भी सुने होंगे। और इम्यूनिटी इनेट, एक्वायर्ड, यहाँ देख सकते हैं आप, इम्यूनिटी इनेट एंड एक्वायर्ड पढ़ना है। वैक्सीनेशन पढ़ना है, यानी टीकाकरण पढ़ना है। यहाँ से पहला क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 मैंने ऑब्जेक्टिव लिया, उसके बाद यूनिट 1 का और 2 का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिया है। जीव जगत का सबसे बड़ा वर्गीकरण क्या है, तो जीव जगत पहले समझिए क्या है। जीव जगत में का सबसे बड़ा वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण 5 भाग में किया गया है। मानव द्वारा 5 भाग में जीव जगत का वर्गीकरण किया है, जिसमें मनुष्य द्वारा ही 5 जीवों की विभिन्न विशेषताओं पर जीवों को 5 भाग में बांट दिया है, उसे ही जीव जगत वर्गीकरण। यानी जो भी पृथ्वी पर विभिन्न जीव हैं उन सबको 5 भागों में वर्गीकरण किया है, यानी बांट दिया है, तो उसे ही जीव जगत वर्गीकरण कहा जाता है। तो जीव जगत का सबसे बड़ा वर्गीकरण क्या है, तो क्या है, किंगडम। किंगडम मतलब क्या होता है, जगत। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशु किंगडम किस में आते हैं, तो एनिमिलिया, और अगर हिंदी में भी लिखना है तो एनिमिलिया लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है लेमार्क सिद्धांत किसने दिया, तो लेमार्क सिद्धांत किसने दिया, जैन बैप्टिस्ट लेमार्क। आप लोग लेमार्क भी लिखिएगा चलेगा। डार्विनवाद सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया, ये आप लोग जानते होंगे मे बी, सॉरी।
क्वेश्चन नंबर 5 है, नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया। प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। प्रोटीन का मूल घटक क्या है? तो प्रोटीन का मूल घटक अमीनो अम्ल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य तो ऊर्जा प्रदान करना है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। वसा का मुख्य कार्य क्या है? तो ऊर्जा संचय। आप लोग एक बात सुने, हम ओशो से सुने थे कि जब भी हम लोग यानी उपवास करते हैं, आप लोग समझे होंगे, डाइट कौन सी करते हैं उसको, फास्टिंग, या इंग्लिश में कहते हैं फास्टिंग, या आप हिंदी में कह सकते हैं, हम तो फास्टिंग या क्या कहते हैं, भूखे रहना आप लोग क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो भूखा जब रहता है मनुष्य, कोई करता है एक दिन का फास्टिंग, तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो आप लोग जब जानेंगे कि ऊर्जा सबका वसा जो बनता है शरीर में, उगल के उसको ऊर्जा देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो क्या आंसर होगा? अग्नाशय से। क्वेश्चन नंबर 11 है, एंड्रोलिन किस ग्रंथि से निकलता है? तो अधिवृक्क। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आप लोग याद रखिए, या पूछ सकता है आप लोगों को मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो क्या मारना है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में है, जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट हो और वसा भी हो, आयरन, जो भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है सब संतुलित मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 14 है, एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया आयरन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। मरास्म किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। ये सब याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो यही सब क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता का एक उदाहरण लिखिए। तो व्यक्तिगत यानी पर्सनल तौर पर, जो आप लोग पर्सनल तौर पर एक उदाहरण दे सकते हैं। आप लोग क्या स्वच्छता अपनाते हैं? हाथ धोते हैं। आप लोग और भी जो स्वच्छ कार्य करते हैं अपने स्वच्छता के लिए, तो आप लोग को उस विषय में बता देना। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रोफाइलेक्स का अर्थ क्या है? तो प्रोफाइलेक्स का अर्थ रोगों का रोकथाम है, यानी रोग जो भी होता है उस सबको रोकना है। संतुलित आहार में कितने प्रमुख पोषक तत्व होते हैं? संतुलित आहार में 6 प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूटीआई का पूरा नाम क्या है? तो क्या होता है इसका पूरा नाम? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीबी किस जीवाणु से होता है? तो किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोरोना रोग किस वायरस से होता था? तो यह उत्तर सार्स कोव 2 से होता था। आप लोग अगर डिजास्टर मैनेजमेंट रखे थे तो ये क्वेश्चन किए होंगे कि कोरोना किस वायरस से होता है। ये क्वेश्चन आया था कि 5 नंबर में देखें, पेपर दिया था, तो कोरोना के बारे में पूछा गया था कि कोरोना पर निबंध लिखिए। एड्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, एड्स किस वायरस से होता है? तो एड्स HIV से होता है। HIV शरीर के किस सिस्टम को प्रभावित करता है? तो यह प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कैंसर क्या है? कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि यानी कोशिका। डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। आस्था और अस्थमा किस अंग से संबंधित रोग है? तो फेफड़े से है। हृदय रोग किस सिस्टम से संबंधित है? हृदय रोग परिसंचरण तंत्र से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 32 है, जन्मजात प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? इनिशिएट इम्यूनिटी। अर्जित प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? एक्वायर्ड। अर्जित मतलब होता है एक्वायर्ड, और प्रतिरक्षा इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी मीन्स क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। यानी आपको कोई बीमारी हो गया तो आपकी कोशिका, कोई बीमारी होने वाला है तो आप लोगों की कोशिका उसको रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है? अगर रोक लिया तो आप लोग का इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा मजबूत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, एंटीबॉडी किसके विरुद्ध बनती है? तो एंटीजन के विरुद्ध बनती है। टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? रोगों से बचाव। तो आप लोगों का अब भी बहुत टीकाकरण आता है, फैलेरिया आप लोग देखे होंगे, गांव में रहते हैं तो आप लोग जान पाएंगे। बीसीजी किस रोग से बचाता है? तो टीबी से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वैक्सीन शरीर में क्या बनाती है? तो प्रतिरक्षा। यानी कोई भी आप लोगों को बीमारी होने वाला है तो उसके प्रति रक्षा कराती। क्वेश्चन नंबर 38 है, एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है। आप लोग को याद करने का थोड़ा ट्रिक बता देते हैं। एपी में क्या आ रहा है? एपी, आप मधुमक्खी से हम लोग मीठा यानी शहद प्राप्त करते हैं तो कह सकते हैं मधुमक्खी को हम कह सकते हैं आप। मधुमक्खी पालन को क्या कह सकते हैं? आप। शहद किससे प्राप्त होता है? ये तो इजी क्वेश्चन है, मधुमक्खी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सेरीकल्चर क्या है? तो सेरीकल्चर क्या है? रेशम कीट पालना। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, रेशम किससे प्राप्त होता है? तो ये तो आप पढ़ें, रेशम कीट से प्राप्त होता है। लैक कल्चर किससे संबंधित होता है? लाख कीट। यह एगो कीट होता है जिससे लैक कल्चर बनता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मछली पालन को क्या कहते हैं? तो पीसी कल्चर कहते हैं। थोड़ा ट्रिक, हम तो शाकाहारी हैं, क्या ही बोले। पीसी कल्चर मतलब क्या होता है? आप लोगों को थोड़ा ट्रिक बनाते हैं। मछली जब भी लाते हैं तो क्या करते हैं? मसाला पीसते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं पीसी मतलब मसाला पीसी। तो इसको क्या रिलेट कर सकते हैं? मछली को, मछली पालन को पीसी कल्चर। मछली ला रहे हैं, पीसो। लैक से क्या बनाया जाता है? यानी जो लैक कल्चर था उससे क्या बनता है? वार्निश बनता है। शहतूत का पत्ता किसके लिए उपयोगी है? तो रेशम कीट के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 46 होता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो पशुओं का अध्ययन कराती है तो उसको क्या कहते हैं? जियोलॉजी। तो क्या कहते हैं? जियोलॉजी, जो आप लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, हार्मोन क्या है? तो यह एक रासायनिक संदेशवाहक है। रोग फैलाने का एक माध्यम लिखिए। तो रोग किससे किससे फैलता है? वायु से फैलता है। और आप लोग कह सकते हैं जब कोई संक्रमण, कोरोना में क्या फैल रहा था? छूने से। आप लोग किसी को छूते थे तो बीमारी फैल जाता था। संक्रमण का अर्थ है रोगजनक का शरीर में प्रवेश करना। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वच्छता क्यों आवश्यक है? तो स्वच्छता क्यों आवश्यक है? उत्तर, रोगों से बचाव के लिए। सॉरी, अगर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यूनिट 1 शुरू होता है। डार्विनवाद सिद्धांत की विस्तृत विवेचना कीजिए। डार्विनवाद और लेमार्कवाद दोनों कर लिए, तो फिक्स है ये क्वेश्चन 5 या 15 नंबर फिक्स आएगा, डार्विनवाद या लेमार्कवाद। तो दोनों में एक फिक्स क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो डार्विनवाद चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। डार्विनवाद जीवों के विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने 1859 में प्रकाशित हुई अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। डार्विन का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि पृथ्वी पर जीवों की विविधता अचानक नहीं उत्पन्न हुई, बल्कि यह एक लंबी एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान विभिन्न
देशों की यात्रा की, विशेषकर गोपालागोस द्वीपों पर पाए जाने वाले जीवों का गहन अवलोकन किया, जिससे उन्हें विकासवाद का विचार मिला। अगला पॉइंट है, डार्विनवाद का मूल आधार प्राकृतिक चयन है। डार्विन के अनुसार प्रत्येक जीव अपनी क्षमता से अधिक संतानों को जन्म देता है, इससे अति उत्पादन कहा जाता है। परंतु पृथ्वी पर भोजन, स्थान और संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए सभी जीव जीवित नहीं रह पाते हैं। संसाधनों की कमी के कारण जीवों के बीच जीवन संघर्ष उत्पन्न होता है। यह संघर्ष 3 प्रकार का होता है। एक ही प्रजाति के जीवों के बीच, विभिन्न प्रजातियों के बीच और जीवों तथा पर्यावरण के बीच। 3 प्रकार के संघर्ष कौन कौन है तो देखिए, एक ही प्रजाति जीवों के बीच, जैसे कह सकते हैं मनुष्य और मनुष्य के बीच। विभिन्न प्रजातियों, आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला पॉइंट है, डार्विन ने यह भी कहा कि प्रत्येक प्रजाति के जीवों को स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ विविधता पाई जाती है, यानी कुछ विशेष पाया जाता है, कुछ अलग पाया जाता है सभी जीव। यह विविधताएं कभी कभी जीव को उसके वातावरण के अनुकूल बना देते हैं। जो जीव अपने वातावरण अनुकूल होते हैं वे अधिक समय तक जीवित रहते हैं और प्रजनन कर पाते हैं। इससे योग्यतम की उत्तरजीविता कहा जाता है। इस प्रक्रिया में प्रकृति स्वयं उन जीवों का चयन करती है जो अनुकूलन से युक्त मतलब सम्मिलित, या कह सकते हैं उसका पार्ट है। यह प्रकृति चयन का सिद्धांत है। डार्विनवाद को समझने के लिए एक जिराफ का उदाहरण दिया जाता है, यानी जो डार्विनवाद सिद्धांत दिया है उसको समझने के लिए क्या उदाहरण दिया जाता है, जिराफ का। जिन जिराफों की गर्दन थोड़ी लंबी थी वे ऊंचे पेड़ की पत्तियां खा सकते थे और भोजन की कमी के समय भी जीवित रह सकते थे। धीरे धीरे लंबे गर्दन वाले जिराफ अधिक संख्या में बचे और छोटी गर्दन वाले समाप्त हो गए। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड के काले पतंग अधिक संख्या में पाए जाने लगे, क्योंकि वे प्रदूषित वातावरण में आसानी से छिप सकते थे। हालांकि जब देखिए क्या बताया जा रहा है कि डार्विनवाद जिराफ का उदाहरण दिया है। जिराफ के उदाहरण में जो भी जिराफ का देखते हैं, जिराफ का मुंह, यानी जैसे कह सकते हैं बॉडी का ऊपर पार्ट कितना बड़ा रहता है। जो भी जिराफ का ऊपर वाला पार्ट बहुत लंबा होता था, वो पत्तियां खा सकती थी नीचे से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ अगला पॉइंट है, हालांकि डार्विन का आनुवंशिक का ज्ञान नहीं था, फिर भी उनका सिद्धांत आधुनिक जैव विज्ञान और आनुवंशिक के साथ मेल खाता है। बाद में मेंटल आनुवंशिक सिद्धांतों को डार्विनवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। आधुनिक विकासवाद, जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है, प्राकृतिक चयन और आनुवंशिक विविधता दोनों सम्मिलित करता है। डार्विनवाद का महत्व अत्यंत व्यापक है। इस सिद्धांत ने जीव विज्ञान की दिशा बदल दी और यह सिद्ध किया कि मनुष्य भी अन्य जीवों की भांति विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। इस सिद्धांतों ने जीवों की उत्पत्ति, अनुकूल जैव विविधता और प्रजातियों का निर्माण को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः डार्विनवाद का सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रमाणित सिद्धांत है, जिसने जीवों को क्रमिक विकास की प्रक्रिया स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से समझाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से पशु जगत वर्गीकरण आप लोग को यह भी क्वेश्चन पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं, और मैं करा देता हूँ लेमार्कवाद। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का महत्व स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या पढ़ना है, लेमार्कवाद का सिद्धांत की विस्तृत विवेचना कीजिए। आगे बढ़ते हैं, लेमार्कवाद जीवों के विकास से संबंधित एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक
जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने वर्ष 1809 में अपनी पुस्तक फिलॉसफी जियोलॉजिक्यू में प्रस्तुत किया कि यह सिद्धांत उस समय दिया गया जब विकासवाद की अवधारणा स्पष्ट नहीं थी। लेमार्क ने यह प्रतिपादित किया कि जीवों में समय के साथ परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरित मतलब बदलते रहते हैं। उसके अनुसार पर्यावरण जीवों शरीर अंगों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं जिसके नए गुण उत्पन्न होते हैं। अगला पॉइंट है लेमार्कवाद का मुख्य आधार अर्जित गुणों का वंशानुक्रम है। यानी जो भी मनुष्य कोई भी जीव द्वारा अर्जित गुण है वो वंशानुक्रम मतलब वंश दर वंश सभी वंशों में वह गुण चला जाता है। लेमार्क के अनुसार जीव अपनी जीवन काल में जिन गुणों को अर्जित करता है वे गुण उसकी संतानों में भी चले जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई जीव किसी अंग का अधिक उपयोग करता है तो वह अंग अधिक विकसित हो जाता है, जबकि जिसका उपयोग नहीं किया जाता है वह धीरे धीरे अविकसित या लुप्त हो जाता है। ओ सॉरी, कहाँ आ गए। यहाँ लेमार्कवाद यहाँ थे लुप्त हो जाता है। इस सिद्धांत का उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत कहा जाता है। यानी इस सिद्धांत को उपयोग और अनुपयोग यूज एंड डिसयूज कहा जाता है। लेमार्क ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए जिराफ का एक उदाहरण दिया। उनके अनुसार प्रारंभिक जिराफ की गर्दन छोटी थी। भोजन की कमी के कारण वे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन को बार बार ऊपर की ओर खींचती। लगातार उपयोग के कारण उनकी गर्दन लंबी हो गई। यह लंबाई उनके संतानों में स्थानांतरित हो गई। कई पीढ़ियों के बाद जिराफ का गर्दन स्थायी रूप से लंबी हो गई। तो आप लोग समझ गए होंगे। लेमार्क ने भी, जो साइंटिस्ट लेमार्क था, उसने भी जिराफ का उदाहरण दिया है और जो डार्विन था, चार्ल्स डार्विन, उसने भी जिराफ का उदाहरण दिया है। लेमार्क ने यह भी माना कि पर्यावरण में परिवर्तन जीवों के शरीर में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन उत्पन्न करता है। यदि किसी जीव को भाई क्या हो रहा है आज। सॉरी, माफ कीजिएगा इस सब के लिए। यहाँ थे स्थायी रूप से। लेमार्क ने यह माना था कि पर्यावरण परिवर्तन जीवों के शरीर में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन उत्पन्न करता है। यदि किसी जीव को किसी विशेष परिस्थिति में जीवित रहना है तो शरीर उसी के अनुसार ढल जाता है। इस प्रकार जीव अपने वातावरण अनुरूप स्वयं को परिवर्तित करते हैं। यहाँ से अगला पॉइंट है, हालांकि लेमार्क के सिद्धांत उस समय अत्यंत क्रांतिकारी था, परंतु बाद में वैज्ञानिक अनुसंधान एवं आनुवंशिकी के विकास ने यह सिद्ध कर दिया कि अर्जित गुण वंशानुगत नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति व्यायाम करके अपनी मांसपेशियां विकसित कर लेता है, यानी बॉडी बना लेता है, तो उसकी संतान में उसी विकसित मांसपेशियां के साथ जन्म नहीं लेती। मेंटल ने आनुवंशिक नियमों से यह स्पष्ट किया कि गुण की संरचना जीन के माध्यम से होता है। अरे भाई क्या हो रहा है आज। कहाँ थे हम लोग।
यहाँ थे, ना कि अर्जित विशेषताओं के द्वारा होता है, आनुवंशिक गुण आ जाने के बाद। इसके बावजूद लेमार्कवाद का ऐतिहासिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विकासवाद की पहली व्यवस्थित सिद्धांत था जिसने यह स्थापित किया कि जीव स्थिर नहीं है बल्कि समय के साथ बदलते रहते हैं। लेमार्क ने जीवों की अनुकूलन क्षमता और पर्यावरण के प्रभाव को समझाने का प्रयास किया है, जिसे आगे चलकर डार्विन और अन्य वैज्ञानिकों ने को प्रेरित किया है। जैसे कि बताया था कि इंसान पहले जो भी कहें बंदर या उससे धीरे धीरे विकसित होकर इंसान बना है, तो यही बताया गया है लेमार्कवाद द्वारा। अतः लेमार्कवाद भले ही पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया, फिर भी यह विकासवाद के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसने जीवों को परिवर्तन क्रमिक विकास की अवधारणा को पहली बार व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। चलिए, आशा करते हैं वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। यहाँ से मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 का क्वेश्चन कवर किया है। अगली वीडियो में यूनिट 3 और यूनिट 4 जो मछली पालन, एक बार देखिएगा, मछली पालन आता है, कीट पालन आता है, ये सब क्वेश्चन आ जाता है 15 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये सब क्वेश्चन अगला वीडियो में कवर कर देंगे, यानी अगला पार्ट में। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो, चलिए छोड़िए, तो आप लोग चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं। जय हिंद।